ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस तरह के जो केसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए नए विधेयक को लाए जाने की बात है। प्रस्तावित कानून में सरकार ने विवाहित दुष्कृत यानी पति द्वारा पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध को अलग से पेश करने की योजना बनाई है। क्या खास होगा इस बिल में और कितनी औरतें हैं जो अपने साथ हुए शोषण को रिपोर्ट करती हैं और कितना नुकसान उठाती हैं, वो औरतें मानसिक और शारीरिक रूप से जानने की कोशिश करेंगे अपने सेगमेंट में। लेकिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं करिश्मा, जो खुद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही, लेकिन आज उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है समाज में। करिश्मा, आप अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। किस तरह का वायलेंस आपने सहा और जो लड़ाई आपको लड़नी पड़ी वो कितनी मुश्किल थी? लड़ाई तो आज भी मैं लड़ ही रही हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और अभी भी मैं शादीशुदा हूँ। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है 30 हज़ारी में डोमेस्टिक वायलेंस का। बहुत करेज इकट्ठा करके मैं इंडिया वापस आई लंदन से और मैंने केस फाइल किया। मैं बहुत प्यारे परिवार से हूँ, एक लौती बेटी हूँ। बहुत प्यार मुझे अपने नान के और दाद के दोनों से मिला है। एंड आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम डूइंग माई MBA राइट नाउ। लेकिन रात को जब मैं सोती हूँ और मेरी बच्ची मेरे साथ लेटती है, 3 साल की मेरी बच्ची है, तो मुझे बस एक ही दुख होता है कि इस बच्ची का क्या दोष। एंड 10 साल तक इतने इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड से लेकर मेरे इन-लॉज से लेकर मेरी सिस्टर इन-लॉज से लेकर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं घर में चीखती चिल्लाती थी, दरवाजे तोड़ती थी कि मुझे मारा जा रहा है, पर मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनता था। मेरी सास ससुर कहते थे और मारो, और मेरे को दोषी ठहराते थे कि तुम्हारा कसूर है, यू आर टू बी ब्लेम्ड। एंड रात को मुझे नींद नहीं आती थी और आज भी यही होता है कि आई एम with all respect, due respect to all the men in this audience, एक डर है मेरे अंदर आज भी for men. I don't know कि कितने साल लगेंगे for me to overcome this fear, but एक डर है। अपने कल्चर से मुझे नफ़रत हो गई है, अपने ट्रेडिशन से नफ़रत हो गई है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हम विमेंस राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इतनी NGOs हैं, इतना कुछ हम लोग बात करते हैं एंड इतने बिल्स पास हो रहे हैं, क्या एक्चुअली में दीज विमेन हु आर सफरिंग आर दे गेटिंग हेल्प? एक कितनी ही लड़कियां हैं जो दबी रहती हैं मॉनेटरी रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से। या तो वो पढ़ी लिखी नहीं होती या माँ बाप ही कहते हैं तुमने तो जीना मरना यही है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम ज़िंदगी भर यही बर्दाश्त करते रहो। और तो और जो हस्बैंड्स हैं वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अपनी वाइफ का रेप तो करते ही हैं, वो बच्चों का रेप भी करते हैं। ऐसे केसेस भी हैं। एंड आई एम वेरी सैड टू सी दैट अ वेल कल्चर्ड सोसाइटी लाइक आवर्स, जो इतनी सदियों से हम फॉरेनर्स को भी यही बोलते हैं, जब भी मैं इंडिया से बाहर होती हूँ मैं यही बोलती हूँ, इंडिया इज़ अ वेरी रिच कल्चर, वी आर वेरी पीस लविंग पीपल, हमारे में औरतों की बड़ी इज्जत की जाती है। अब तो मैं ये सब बिल्कुल बोलती ही नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से। जैसे कि करिश्मा की जो आप बीती है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर खुद बीती होती है। उस दुख को करिश्मा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम शायद नहीं समझ सकते। लेकिन जो एक दुखद बात जो इनसे निकल के आई, वो कई कंट्रीज़ हैं जो इस पर बाकायदा अच्छा काम कर रही हैं और घरेलू हिंसा को लेकर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाए हैं। हमारे यहाँ कानून की स्थिति या उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, या एक पुलिस द्वारा या एक कानून वाले आदमी के द्वारा जब ऐसी पीड़िताओं को निकाल के लाया जाता है, कितना मुश्किल काम लगता है। व्हेन इट कम्स टू पुलिस, अगर हम पुलिस में आए हैं तो जब हमारे पास कंप्लेनेंट आती है, जैसे कि शी वाज टेलिंग, बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जो खुद आ रही हैं हमारे पास, अनटिल अनलेस दे डोंट हैव सपोर्ट। अगर उनको अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, अपनी बहन की, किसी की सपोर्ट नहीं है तो वो शायद ही हमारे तक आती हैं। बहुत ऐसी कम महिलाएं हैं
जो आ पाती हैं। और हमारे पास जैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस अभी भी वुमेन का बहुत ज़्यादा है ऑन देयर हस्बैंड्स, और जब तक उनको आश्रय नहीं मिलता अपने पिता के घर में या भाई के घर में, तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच ही नहीं सकती। बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे शॉर्ट स्टे होम हैं, लेकिन वो शॉर्ट स्टे हैं, उसके बाद क्या? यहाँ हमारे में स्किल्स नहीं है, वुमेन डोंट हैव स्किल्स कि वो खुद काम अपना शुरू कर सकें या कहीं और काम करना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुरू कर सकें। शुरू से ही मन में ये होता है कि वंस यू ग्रो अप, ग्रेजुएशन कर लिया, आप शादी कर लेंगे, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। उसके बियॉन्ड दे डोंट थिंक कि अगर कुछ होगा देन हाउ विल द वुमन सस्टेन हरसेल्फ। ऊपर से अगर बच्चे हो जाएं देन एक और प्रॉब्लम है, द एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ऑन द पेरेंट्स। या अगर भाई है तो उसकी लाइबिलिटी, क्या वो लाइबिलिटी लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? मेंटेनेंस में जाएं, अगर वाइफ ने मेंटेनेंस फाइल करना है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन द कोर्ट, तो तब तक वो अपने आप को कैसे सस्टेन करे? अगर उसको उसी घर में रहना है तो कॉन्स्टेंटली उस वायलेंस को कितनी बार वो पुलिस में रिपोर्ट करे, कितनी बार वहाँ पर हमें कांस्टेबल भेज के खड़ा कर दे? इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और अगर उसको शॉर्ट स्टे होम में भी जाना है और उसके बच्चे हैं, अगर वो 5 साल से बड़े हैं, अगर वो 7 साल या 8 साल के मेल चाइल्ड हैं, शॉर्ट स्टे होम में नहीं रह सकते उसके साथ। फिर उनको हम किसी शेल्टर होम, चिल्ड्रन शेल्टर होम में रहे तो वैसे ही दे आर ट्रॉमेटाइज, बहुत बच्चे और माँ पहले ही ट्रॉमेटाइज हैं, उनको सेपरेट करके हम बिल्कुल और ट्रॉमेटाइज कर दें। कोई हमारे पास फैमिली यूनिट्स एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं दिल्ली में जहाँ पर एक पीड़ित महिला रह सके। सो इट इज इंडीड अ वेरी हरक्यूलियन टास्क कोई हमारे पास आती है। इवन इफ वी रजिस्टर द FIR, उसको कंप्लेंट करते हैं, तो हमारा सोल्यूशन नहीं है, हम सिर्फ पनिशमेंट ओरिएंटेड है। पुलिस एक्शन इज जस्ट पनिशमेंट ओरिएंटेड। हम उसको, वुमेन को कोई सोल्यूशन तो दे ही नहीं रहे, तो हम पनिशमेंट के ऊपर हैं। अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ रिलीफ लेना है तो अर्ली जैसे लॉ में था कि 4 महीने के अंदर अंदर उसको कोई इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा, रहने का, उसके खर्चे का, बट वहाँ पर भी इतने सारे केसेस आ गए हैं कि इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू इट इन 4 मंथ्स। उसमें भी पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। बहुत है। आप कुछ कहना? एक और बात है कि आप कह रहे हो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतने लॉज हैं और हमारे लॉज स्ट्रांग नहीं हैं। एक चीज़ है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि समवेयर वी हैव टू नो कि हम खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए। हम ये बात भूल जाते हैं, हम अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम अपनी पुलिस को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ईच वन ऑफ अस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी एंड वी हैव टू प्रूव दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग एज एन इंडिविजुअल। इतना ज़्यादा हम कर सकते हैं। टुडे करिश्मा विल कम आउट ऑफ इट। आई हैव बीन थ्रू domestic violence. I go back to the cell and work at the cell. I took shelter from there. Somewhere you have to give back into society. If you want to see that change, you have to become that change. You cannot sit and blame and say so and so is not doing his job and so is not doing his job. That's not how you do it. जब हम इस तरह के हिंसा की बात करते हैं, इस तरह के रेप की बात करते हैं, एक औरत जो एक पूरी फैमिली को चलाएगी आगे, जननी हुई ना, उसके साथ जब हम इस तरह की ज्यादती करते हैं तो क्या कहीं उसकी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है? वो आगे जाके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है कि नहीं? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसके जब उसका दिमाग ही सही तरीका का, यू नो, द बैलेंस इज नॉट देयर, तो to give birth to a child is one part of the story, to bring up a child is another one. Because eventually, जो रश्मि जी ने बोला कि about population being so much, and that also balanced children. So as a जननी, अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी है as a balanced person to carry on, तो इसमें मुझे ये लगता है कि education is the main thing जो हम लोगों को as ladies देना चाहिए. Because if they are educated, they will understand. और उसमें कोई you know, when you make a law against for marital rape and whatever, so after all you are giving a sword in the hand of the women also. अगर आप दूसरे पहलू से देखें, so a balanced person, whether it's a man or a woman, I think is something which is most important to have, and then to bring up the next generation, and this can all happen with good education, to have a child, to bring them up as responsible adults. Today अगर कोई एक लड़का अगर घर का काम करता है, I feel I have got 2 boys, if they do a little bit of घर का काम, people will say, oh, ये खाना भी बना लेता है. It's a balance today between men and women. राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? करिश्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही
वो सीरियस है कि इनका ट्रस्ट मैन के ऊपर से उठता जा रहा है ना। ये जो हो रहा है तो ये समाज के लिए भी हानिकारक है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल। जो बच्चा है इनका, ये बता रहे हैं कि बच्चे को भी नहीं, नेचुरली इन्होंने डायरेक्टली हिंट नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है कि वायलेंस वहाँ तक भी पहुँचा हो। बच्चे के अंदर इस उम्र से ही एक डिस्ट्रस्ट की भावना हो जाएगी पिता को लेके, और उन लोगों को लेके होगी जो उनके बहुत क्लोज हैं। तो समाज के अंदर जब इन लोगों का ये लोग बड़े होते हैं, और जब आप एक डिस्ट्रस्ट की भावना से बड़े होते हो, तो जो एंटी सोशल एक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं वो रिपीट होता वो है, एक साइकिल बन जाती है। क्योंकि आज हम देखें इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो ये लोग करते हैं, तो उसमें एक होता है आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। तो उसका मतलब होता है बेसिकली कि वो आदमी अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर रहा होता है अपने किसी बॉस से, अपने किसी पेरेंट से, अपने किसी एक नॉन आइडेंटिफाइबल फिगर से, रिलेटिव हो सकता है, वो चाचा मामा कोई भी हो सकता है, दादा, उनसे, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो उसको हम बोलते हैं, एक इनकी जो साइकोडायनेमिक्स होती है कि आइडेंटिफाइंग विद एग्रेसर। कई बार क्या होता है कि इनके अंदर, इन्हीं तरह के लोगों में बचपन में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो वो जब बड़े होके चलते हैं तो उनके अंदर एक इम्पल्सिविटी, एक एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है दूसरे लोगों के मुकाबले में। तो वो भी एक वजह होती है कि उनमें डाइवोर्स के रेट ज़्यादा होते हैं, मैराइटल जो सेक्सुअल वायलेंस है ये ज़्यादा मिलती है पत्नियों के साथ, और वो पत्नी उनको नहीं टॉलरेट। मीनल, अगर जैसे जो इस एक विधेयक की बात चल रही है, एक नया बिल सिर्फ इसी पर्टिकुलर उस पर आने की बात हो रही है, उसको लेकर कई अटकलें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस तरह का लॉ आ जाता है तो औरतें, अभी तो घरेलू हिंसा के बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें फंसा रही थी पतियों को, अब अगर ये आ जाता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं रॉन्ग रिपोर्टिंग होगी, गलत बयानी होगी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? और कई लोगों का ये भी कहना है कि कोर्ट्स के ऊपर वैसे ही इतना भार है, और अगर इस तरह के केसेस और दर्ज होने लग जाएंगे तो इनको न्याय कब तक मिलेगा? देखिए, मिसयूज़ की जहाँ तक बात लोग कर रहे हैं, तो मिसयूज़ तो कौन सा ऐसा लॉ है जिसका नहीं होता, ठीक है, पर फिर भी जो मेजॉरिटी है वो सच ही होता है। इस तरीके से कोई भी लेडी, मुझे नहीं लगता कि जिसके घर में बच्चे हैं और जो एक, जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि एक आइडल मदर जो बनना चाहती है, वो इस तरीके से आके अपने हस्बैंड को बाहर कोई झूठा एक्सपोजर कुछ इस तरीके से करेंगी। बाकी मिसयूज़ होते होंगे, लॉस के होते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये सभी की सब झूठी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि बलात्कार मूलभूत मानवाधिकार के खिलाफ है और ये संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है, जिसके तहत इंसान को जीने का अधिकार मिलता है। वहीं कानून के दायरे में लाने को लेकर भी कई तरह के अटकलें हैं। तर्क है कि इस तरह की घटनाएं अनकॉमन होती हैं। दूसरी, अगर इसे अपराध की श्रेणी में लाया भी जाता है तो विवाह और परिवार की अवधारणा खतरे में पड़ सकती है। बहरहाल इस पर चिंतन बेहद ज़रूरी है। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, फिर शुरू करेंगे सवालों का दौर। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। लड़की की शादी तय होने से लेकर लड़की के ससुराल पहुंचने तक, तो लड़की का माँ बाप ये कभी नहीं सोचता है कि मेरी लड़की के साथ आने वाले समय में मतलब वो हिंसा की शिकार होगी, वो भी घर के लोगों के द्वारा। तो एक उनको थोड़ा सा वो एजुकेशन देना और एक बताना कि अगर कहीं पर आप यू आर इन अ पेनफुल सिचुएशन, आप बता सकती हैं, आप वापस आ सकती हैं। तो ऐसी औरतें जो चाहती हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही और उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो क्या करें?